हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर 360 ट्रेनिंग सॉल्यूशन। आप सबको पता है इन्फीटीक्यू 2022 के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गए हैं। 2 एंड 3 अप्रैल को उनके एग्ज़ाम्स होने हैं। सिलेबस आप सबको पता है, 40 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने हैं। उन 40 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आएंगे प्रोग्रामिंग लॉजिक के, 10 क्वेश्चन आएंगे डीबीएमएस के और 10 क्वेश्चन आएगा एप्टीट्यूड का, जिसमें कि रीजनिंग भी मिक्स रहेंगे। आज हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस, धांसू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, निधि सेड शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू निधि। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पॉइंटेड इंडिकेटिव वाला क्वेश्चन है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, निधि सेड, स्पीकर है निधि, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो निधिज ग्रैंडफादर्स ओनली सन विल बी निधिज फादर, निधिज फादर एंड निधिज फादर्स ग्रैंड डॉटर ऑफ निधिज फादर। तो ग्रैंड डॉटर कौन होंगी निधि के फादर की? निधि के फादर की ग्रैंड डॉटर will be either निधि's daughter और निधि की नीस होगी। ठीक है, या तो डॉटर होगी या तो नीस होगी। तो आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन। यहां पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो डॉटर या फिर नीस दोनों में से किसी एक को सही करके आ जाते हैं और हो जाते हैं गलत। यहां डॉटर दोस्तों तभी होगा जब यहां पे पॉइंट ये लिखा रहता कि निधि इज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। इस केस में डॉटर होता, लेकिन यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में वो निधि के फादर की ग्रैंड डॉटर निधि की डॉटर हो सकती है, निधि की नीस हो सकती है। तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट चलते हैं। गुड इज कोडेड एज 164। गुड का कोड लिखा हुआ है 164। तो गुड का कोड लिखा हुआ 164, क्या करेंगे? सबका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जी का प्लेस वैल्यू 7, ओ का प्लेस वैल्यू 15, ओ का प्लेस वैल्यू 15, डी का प्लेस वैल्यू 4। सबको ऐड करते हैं। 7 + 15 + 15 + 4, 15 + 15 30, 30 + 41, टोटल हो गया 41, 41। अब 41 को लिखा हुआ है 164, क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बैड का देखते हैं। बैड का कोड क्या है? 21। बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का प्लेस वैल्यू 1, डी का प्लेस वैल्यू 4। सबको ऐड करते हैं। 7 को 21 3 किया है। नेक्स्ट है अगली, UGLY। अगली का कोड लिखा हुआ है 260। अगली में U का प्लेस वैल्यू 21, G का प्लेस वैल्यू 7, L का प्लेस वैल्यू 12 एंड Y का प्लेस वैल्यू 25। सबको ऐड करते 25 + 12 + 7 + 21, ऐड करके ये आ रहा है 65। 65 को 260 × 4। अब यहां से हमें ये पैटर्न पता चल रहा है, यहां 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 4 से तभी मल्टीप्लाई करें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें जो भी है, टोटल नंबर ऑफ लेटर है गुड में है 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर बैड में है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगेन टोटल नंबर ऑफ लेटर अगली में है 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आपसे पूछा है जंप, JUMP। जे का प्लेस वैल्यू क्या है? जे का प्लेस वैल्यू है 10, यू का प्लेस वैल्यू 21, एम का प्लेस वैल्यू 13, पी का प्लेस वैल्यू 16। ऐड करते हैं सबको। 16 13 29 + 10 31 + 21 60। 60 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 240 बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए इज इन द ईस्ट ऑफ बी विच इज in the north of C. If D is in the south of C, then in which direction D with respect to A? In which direction D with respect to A? A is in the east of B. तो सबसे पहले क्या करेंगे? B का पोजीशन फिक्स करेंगे। B के ईस्ट में है A, फिर है which is in the north of C. which B के लिए बात कर रहा है, कॉमा के बाद WH स्टेटमेंट हो जिसपे कॉमा लगा होता है, उसके बारे में बात होती है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ सी, तो बी जो है वो सी के नॉर्थ में है, तो सी अगर यहाँ है तो सी का नॉर्थ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा नॉर्थ।
फिर कह रहा है इफ डी इज इन द साउथ ऑफ सी, तो सी का साउथ में डी है, पूछा इन विच डायरेक्शन डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, ए पे ही हम डायरेक्शन सेंस ड्रॉ कर देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये डी रहा, तो ये कौन सी किस में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट। आंसर ऑप्शन में साउथ वेस्ट नहीं है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट मूव करते हैं। Lucia is a wonderful grandmother. Her age is between 50 and 70. Each of her sons have as many sons as they have brothers. Their combined number, total number of son and grandson gives Lucia's present age. What is the age of Lucia? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सीखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन का, पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए कि उनका एज 50 से 70 के बीच में। Each of her sons have as many sons as they have brothers. मतलब उसके सन के उतने सन हैं, मतलब उनके कुछ बेटे हैं और उनके बेटों के भी कुछ बेटे हैं, और उनके उतने बेटे हैं जितने वो भाई साहब आपस में भाई हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनके कुछ सन है, कुछ सन में 1 को छोड़ के 2 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि उसके 2 सन हैं, तो इनके कितने बेटे होंगे 1, क्योंकि इसका एक भाई है, और इसका कितना बेटा होगा 1, इसका एक भाई है। ये हो गया सन और ये हो गया ग्रैंड सन। तो सन कितना हो गया 2, ग्रैंड सन हो गया 2, तो 2 + 2 बोले तो 4 एज हो सकता है क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि उनके जो है वो 3 सन है, 3 सन है, तो इसके कितने बेटे होंगे 2, इसके कितने बेटे होंगे 2, इसके कितने बेटे होंगे 2, ये भी हो गया क्या ग्रैंड सन। तो टोटल हो गया कितना 3 और 6, तो ये हो गया 3 + 6 9 भी एज नहीं होगा। इस बार मानते हैं कि उसके 4 सन हैं, ठीक है 4 सन, इसके कितने बेटे होंगे 3, इसके भी होंगे 3, इसके भी होंगे 3, इसके भी होंगे 3, ये हो गया ग्रैंड सन। तो टोटल कितना हो गया 4, ये हो गया 12, 4 + 12 = 16। अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमें एक पैटर्न पता चल गया। उसके 2 बेटे हैं तो टोटल उनका एज आ रहा है 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16, मतलब क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 50 से 70 के बीच में दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 64 है, इसका एज आ गया 64। इससे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि उसके कितने बेटे हैं लूसिया के, लूसिया का बेटा कितना होगा 8, ठीक है आंसर होगा 64। नेक्स्ट मूव करते हैं। If ABCDE is a 5-digit number and ABCDE into 4 is EDCBA, then what is the value of B + C + D? क्रिप्टो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करते हैं। ABCDE मल्टीप्लाई बाय 4, तो रिजल्ट दे रहा है EDCB और A, ठीक है। सबसे पहले A के लिए देखते हैं, 5 डिजिट है, मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, तो आंसर भी रिजल्ट भी आ रहा है 5 डिजिट का। तो ए के लिए ए का वैल्यू हम चूज करते हैं। ए का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, 0 ए का वैल्यू अगर होगा तो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 हो सकता है, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, ए का वैल्यू 3 हो सकता है, अच्छा 4 हो सकता है। क्या ए का वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन होगा क्या? 3 जैसे ही हम ए का वैल्यू पुट करेंगे तो वो 5 डिजिट का ना रह के 4 × 3 12, ये 6 डिजिट का हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 3 ऑनवर्ड्स होगा ही नहीं। अब ए के लिए बात करेंगे, ए का 2 ही वैल्यू आया हमारे पास, एक तो 1 आया और आया 2। हम ए का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे। ए का वैल्यू जैसे हमने 1 रखा तो ए के लिए 1 यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन ए जैसे ही 1 आया तो 4 × E 1 होना चाहिए। क्या किसी भी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो 1 भी वैल्यू नहीं होगा। कंफर्म हो गया, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आ गया 2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2BCDE × 4, तो ये आ गया आपका EDCB एंड 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 आया तो 4 × 2 क्या बना देगा 8, तो E का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। तो E का वैल्यू हम E को 8 बना देते हैं, E को 8, तो यहां से भी E को 8 बना दिए, ठीक है। E का वैल्यू आ गया हमारे पास 8। अब थर्ड स्टेप, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम B का वैल्यू देखते हैं कि B को क्या लिख सकते हैं।
आप लोग कहोगे सर बी से क्यों स्टार्ट कर रहे, डी से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, डी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप किधर से भी स्टार्ट करो। 5 डिजिट का उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 5 डिजिट लाना है। तो बी के लिए वैल्यू देखते हैं। बी के लिए वैल्यू क्या क्या हो सकता है? बी के लिए वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम बी के लिए 0 देखते हैं। बी के लिए जैसे अगर आप 0 रखोगे, बी का वैल्यू यहाँ पे आप 0 रखोगे तो बी को आपको यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। यहाँ जैसे 0 रखोगे तो 4 इंटू डी, और 4 इंटू 8 क्या होता है? 32 का 2, 3 कैरी है। 4 इंटू डी प्लस 3 कभी भी आपको 0 बनाएगा क्या? 4 इंटू डी प्लस 3 0 कभी भी बनाएगा? डी का वैल्यू रख के देखिए आप, तो यहां से 0 भी गया भाई साहब। अच्छा 2 हो सकता है क्या? 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लिख बोल दिया है कि ईच लेटर इज यूनिक, तो 2 भी यहां से नहीं होगा। अगर 3 के लिए बात करते हैं, अगर हमने b का वैल्यू 3 रखा तो b का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां पे जैसे 3 आएगा तो 4 इंटू 3 12 आ गया। अब कैरी बच रहा है यहां पे, तो कैरी बच रहा है तो 4 इंटू 2, तो ये फिर क्या होगा? 8 नहीं रहेगा और आगे बढ़ जाएगा, तो यहां से 3 भी नहीं हुआ। कंफर्म हो गया दोस्तों कि b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू होगा 1। तो b का वैल्यू 1 होगा तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 1 CD 8 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 8 DC1 2, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखते हैं हम d के लिए। d के लिए देखते हैं, देखिए 4 इंटू 8 32 का 2 है, 3 कैरी है, तो 4 इंटू डी प्लस 3, 4 इंटू डी प्लस 3, ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका 1। 4 इंटू डी प्लस 3 आना चाहिए 1। तो डी के लिए वैल्यू क्या क्या हो सकता है दोस्तों? डी के लिए वैल्यू आ जाएगा 2, या डी के लिए वैल्यू आएगा 7। डी के लिए 2 वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए के लिए जो है वैल्यू 2 आपने रख लिया है। तो यहाँ से डी कंफर्म हो गया कि डी क्या आ गया? डी आ गया 7। डी आ गया 7। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 21 C7 8 इंटू 4, ये आ गया आपका 87 C1 2। अब देखिए, अब हमें निकालना है बस सिर्फ और सिर्फ C का वैल्यू। C के वैल्यू के लिए 4 इंटू 8 32 का 2, 3 कैरी है, 4 इंटू 7 28 प्लस 3 1, 3 कैरी है, तो 4 इंटू C प्लस 3 में C का कोई ऐसा वैल्यू हो जिसमें C से मल्टीप्लाई भी करे 4 से, तो C ही आए, ठीक है। तो C का वैल्यू 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, 6 7, C का वैल्यू एक ही आ रहा है 9। C का वैल्यू जैसे ही आप 9 रखोगे तो यहाँ भी C का वैल्यू आ जाएगा 9। कैसे? 4 इंटू 9 36 प्लस 3 39, तो C का वैल्यू कंफर्म हो गया, क्या होगा? 9 होगा। तो फाइनल आ गया 21978 इंटू 4, ये बना दिया आपका EDCBA। क्या हो गया? 87912। आपसे पूछा क्या है? पूछा आपसे B प्लस C प्लस D। तो B प्लस C प्लस D क्या है दोस्तों? ये रहा B प्लस C प्लस D। 1 प्लस 9 प्लस 7, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17। आंसर विल बी B। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये। एक बार आप इसको खुद से जरूर करिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है अ मैंगो वेंडर ट्रेवल्स बिटवीन 2 cities थ्रू 30 टॉल बूथ्स। He had 90 mangoes in 3 baskets, each basket with a maximum capacity of 30 mangoes. He has to pay the toll of 1 mango per basket per booth. ये ध्यान से देखिएगा, per basket per booth. If the vendor is intelligent, how many mangoes will he have when he reaches the destination? आप देखिए, बहुत ही शानदार धांसू क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग इस पे गलती क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग इसमें गलती ये करेंगे कि 30 टॉल बूथ्स है, उसके पास 90 मैंगोज है, 1 मैंगो पर बास्केट पर बूथ देना है, तो भाई साहब उसके पास कुछ मैंगो बचेगा ही नहीं। तो वो जीरो करके सही करके जीरो पे क्लिक करके आ जाएंगे और हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे गलत। ध्यान से देखिए, करना क्या है, जैसे उसके पास है कितना? 3 बास्केट है, 3 बास्केट में 30 मैंगो ईच बास्केट, तो टोटल हो गया 90 बास्केट। क्या करेगा वो? फर्स्ट 10 टॉल्स पे टोटल कितना मैंगो दिया वो भाई साहब? क्योंकि 3 बास्केट है उसके पास, तो हर एक 1 मैंगो देना पड़ रहा है पर बास्केट पर बूथ पे। तो 10 टॉल्स पे 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30।
30 मैंगो खत्म, 30 मैंगो खत्म बोले तो 1 बास्केट हो गया उसका एम्प्टी। तो एम्प्टी बास्केट को उसको ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा वहां पे, थ्रो कर देगा। अब नेक्स्ट उसके पास क्या है, उसके पास 60 मैंगो बचे हुए हैं, तो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट 15 टॉल्स पे, अब 2 बास्केट है उसके पास, नेक्स्ट 15 टॉल्स पे उसको कितना मैंगो देना पड़ेगा, 15 इंटू 2 30 मैंगो। अब क्या हो गया, 1 मोर बास्केट एम्प्टी, 1 मोर बास्केट उसका एम्प्टी हो गया, ठीक है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। अब क्या, अब बचा है मात्र 5 टॉल्स, तो 5 टॉल्स पे उसके पास बास्केट कितना बचा 1, तो 5 मैंगो उसको देना है, 5 मैंगो दे दिया। टोटल कितना मैंगो दिया, 30 + 30 + 5, तो उसके पास रेस्ट मैंगो कितना हो गया, 30 + 30 60 + 5 65, 25 मैंगो उसके पास बच गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 7 14 55 110। 7 है, 7 के बाद 14 लिखा है +7, तभी तो 14 बनाया। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 7 प्लस रिवर्स ऑफ 7, रिवर्स ऑफ 7 7 होगा तो 14 बनाएगा, फिर 14 प्लस रिवर्स ऑफ 14, रिवर्स ऑफ 14 क्या होगा 41 55, नेक्स्ट 55 प्लस रिवर्स ऑफ 55 क्या होगा दोस्तों 55 इटसेल्फ, तो 110, फिर 110 प्लस रिवर्स ऑफ 110 क्या होगा, रिवर्स ऑफ 110 होगा 011, क्या होगा 121, आंसर विल बी 121, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। दोस्तों कह रहा है 8 पर्सन है, उसके बाद सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो बस इतना पढ़ने के बाद ही आपको एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करना चाहिए और उस पर 8 पर्सन का पोजीशन देना चाहिए। जैसे मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर क्या कह रहा है कि सच दैट ओनली 3 ऑफ देम आर फेसिंग अवे। ये ध्यान रखना है कि 3 लोग जो हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। नव्या सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अंकुर। नव्या जो है अंकुर के सेकेंड लेफ्ट में बैठती है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अंकुर को यहां पे बिठा देता हूं, इसके सेकेंड लेफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड लेफ्ट में नव्या को यहां पे बिठाता हूं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फारूक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ अंकुर एंड नव्या। मतलब फारूक अंकुर के इमीडिएट नेबर में नहीं बैठेगा, तो फारूक का पोजीशन क्या होगा, फारूक या तो यहां बैठ सकता है, या यहां बैठ सकता है, या फिर यहां बैठ सकता है। लेकिन जैसे ही आप आखिरी लाइन पर होगे फारूक डजंट सिट ऑपोजिट टू बोथ अंकुर एंड नव्या, तो इससे अंकुर के ऑपोजिट में ये वाला फारूक का भी पोजीशन गया, नव्या के ऑपोजिट में ये फारूक का भी पोजीशन था, वो भी गया। तो यहाँ से फारूक का पोजीशन फिक्स हो गया कि फारूक भाई साहब यहाँ पे बैठेंगे, बाकी जहाँ पे नहीं बैठेंगे उनको मैं मिटा देता हूँ। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है गोपाल सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नव्या, नव्या के थर्ड लेफ्ट में। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पे नव्या सेंटर की ओर फेस करेगी तो इसके लेफ्ट में ऑलरेडी फारूक बैठा हुआ है, तो नव्या को कहां देखना पड़ेगा, नव्या आउटसाइड फेस करेगी तभी उसके लेफ्ट में गोपाल बैठेंगे। तो नव्या को आउटसाइड फेस करा देते हैं, तो थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आ गया यहां पे गोपाल भाई साहब, हमारा गोपाल आ गया। उसके बाद कह रहा है कि दानव सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गोपाल। अब देखिए गोपाल अगर बाहर की ओर फेस करेगा तो इसके सेकेंड लेफ्ट में फारूक है, तो गोपाल कहां बैठेगा, गोपाल अंदर की ओर फेस करेगा, तो दानव आ गए अंकुर के लेफ्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। मंगल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ फारूक। मंगल इमीडिएट नेबर नहीं है फारूक का, तो मंगल का पोजीशन यहां पे मंगल नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, तो मंगल कहां आएगा, मंगल का पोजीशन आ गया नव्या के बगल में मंगल आ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, सिमर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मंगल। सिमर जो है मंगल के थर्ड लेफ्ट में बैठता है। अब ध्यान दीजिए, मंगल अगर आउटसाइड फेस करेगा तो इसके थर्ड लेफ्ट में ऑलरेडी बैठा हुआ है अंकुर, तो मंगल कहां फेस करेगा, मंगल इनसाइड फेस करेगा। इनसाइड फेस करेगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गई यहां पे कौन, सिमर। ठीक है, सिमर आ गई। उसके बाद कह रहा है कि रावण एंड फारूक। अब रावण एक नया पोजीशन, एक पोजीशन बचा हुआ है, तो इस पे आ गया कौन, रावण।
रावण एंड फारूक फेस द सेम डायरेक्शन एज मंगल फेसेस, तो मंगल सेंटर की ओर देख रहा है तो रावण भी सेंटर की ओर देखेगा, फारूक भी सेंटर की ओर देखेगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ अंकुर फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अंकुर, मतलब अंकुर का इमीडिएट नेबर दोनों में से कोई एक वो अंकुर के ऑपोजिट में देखेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम गोपाल को ही बाहर की ओर फेस करा देते हैं, जैसे ही गोपाल को बाहर की ओर फेस करवाएंगे हम, तो दानव जो है वो गोपाल के लेफ्ट साइड में नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, पोजीशन कैसी फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दानव का ही पोजीशन आउटसाइड दानव को फेस करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पोजीशन और एक पर्सन को बाहर देखना है, बाकी मंगल का, रावण का, फारूक का फिक्स हो गया, अंकुर का फिक्स है, नव्या का फिक्स है, गोपाल का फिक्स है, दानव का फिक्स हो गया, तो सिमर कहाँ देखेगी, सिमर आउटसाइड फेस करेगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ दानव, दानव के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है। देखिए दानव ये रहा, दानव के सेकेंड राइट, दानव का सेकेंड राइट, लेफ्ट ये हो गया, राइट हो गया सामने, तो फर्स्ट सेकेंड राइट पे मंगल, ऑप्शन सी। हु अमॉन्ग द सीट्स इन फ्रंट ऑफ रावण, रावण के इन फ्रंट में कौन बैठा हुआ है, इन फ्रंट में अंकुर और रावण एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अंकुर। फिर आपसे पूछा है हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिमर। अब देखिए सिमर ये है तो सिमर का लेफ्ट किधर हो गया, सिमर का लेफ्ट हो गया ये, सिमर की राइट हो गई ये, तो पूछा क्या है थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन है, मंगल, ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से ये 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहेंगे आप लोग से, बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।